Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. गीतों गजलों से सजेगी महफिल, कहानी किस्से होंगे स्मृतियों का आधार, लेकर आएंगे साहित्य के फनकार। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, शब्दों की खेल, शब्दों की संस्कृति, शब्दों की अदा, शब्दों की फिजा, या कहें शब्दों की बहार, लेकर आएंगे साहित्य के फनकार। साहित्योत्सव होगा धुआंधार। सुनते रहिए साहित्य के हर रंग से सजा कार्यक्रम साहित्य के रंग, शाम 4 बजे रेडियो जंक्शन पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम साहित्य के रंग में। दोस्तों, साहित्य के रंग कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर साहित्य के विभिन्न रंग बिखरते हैं, जहां हम साहित्य के बहुत से आयामों को देखते हैं, हम जहां साहित्य के बहुत सारे नगीनों से मुलाकात करते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने जो कि हिंदी गीतों के लिए और हिंदी भाषा के लिए या कहें तो हिंदी कविता के लिए एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इन्होंने हिंदी गीतों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। अगर देखा जाए तो उनकी उपलब्धियां इसी बात से सिद्ध होती हैं कि इनके चाहने वाले, इनको पसंद करने वाले लोग इन्हें प्यार से गीतों के राजकुमार कहते हैं। तो गीतों के राजकुमार हमारे साथ हैं धीरज श्रीवास्तव जी, जो कि मनकापुर गोंडा से हैं। बहुत बहुत स्वागत है धीरज जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद राहुल जी, और रेडियो जंक्शन पे आके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ धीरज जी, और आपको अच्छा लग रहा है, हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा जब वो आपके बारे में जानेंगे, आपकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। धीरज जी, जैसा कि हमें जानकारी है, आप मूलतः अगर बात की जाए तो आप सिद्धार्थ नगर जिले के चिताही नामक गांव से हैं और वर्तमान में आप मनकापुर गोंडा में रह रहे हैं। तो क्या परिस्थितियां रही या क्या कारण रहे जो आपको मनकापुर गोंडा आना पड़ा? कोई खास कारण नहीं था। असल में हमारे गांव से मनकापुर बहुत कम दूरी पर है और हमारे बड़े भाई साहब वहाँ इंजीनियर हैं, तो पूरा परिवार वहीं था। गांव आना जाना लगा रहता है, सारे लोग वहीं रहते हैं जी। बस इतना सा कारण है, कोई विशेष बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब आपको मनकापुर गोंडा में सुविधाएं अधिक लगी और चूंकि शहरी क्षेत्र है इसलिए आपको वहां पर ज्यादा सहूलियत हुई अपने जीवन को आगे बढ़ाने में। जी बिल्कुल, यही कह सकते हैं। ठीक है, तो धीरज जी, गीतों के राजकुमार के रूप में लोग आपको जानते हैं, तो क्या कहेंगे, ये कैसे आपको गीतों के राजकुमार का खिताब मिला? असल में ये लोगों का प्यार है, मुझे चाहने वालों का प्रेम ही है, वरना बहुत अच्छे अच्छे गीतकार हैं जिनके सामने, जिनके आगे मैं कुछ भी नहीं। और सबसे पहले कन्हैया लखीमपुरी जी ने मुझे मनोविनोद में ऐसे ही कहा था और शायद हमारे जानने वाले, सुनने वाले बस अक्सर कहने लगे, बस और कोई बात नहीं है विशेष। जी हाँ, तो गीतों के राजकुमार हमारे साथ हैं। तो गीतों के राजकुमार से इससे पहले आगे कुछ बात की जाए, उनकी किसी रचना से रूबरू हो जाया जाए। कुछ हमें सुनाइए, कोई मुक्तक या कोई रचना अपनी सुनाइए जिससे आपकी काव्य प्रतिभा का आकलन कर पाए। आकलन तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन परिचय कर पाए। मैं एक मुक्तक सुनाता हूँ आपको, मेरी माँ को समर्पित है। रोज गगन से मेरी खातिर चांद उतारा अम्मा ने, वाह। सिर था मेरा टेढ़ा मेढ़ा बहुत संवारा अम्मा ने, पाँव की मैं रज चूमूं 100 बार लगाऊं माथे पर, और ऋणी हूँ जन्म जन्म जो मुझे दुलारा अम्मा ने। क्या बात है, और ऋणी हूँ जन्म जन्म जो मुझे दुलारा अम्मा ने। निश्चित रूप से किसी की भी माँ हो,
माँ माँ ही होती है। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है आपके इस मुक्तक में, और मैं समझता हूँ कि संसार की सभी माँओं को एक परिचय आपने दिया है अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से, उद्गार दिए हैं हर बेटे के अपनी माँ के प्रति। तो धीरज जी, कैसे आपका इस साहित्य के तरफ रुझान कैसे हुआ? हमें जो खबर मिली है उसके अनुसार आप शायद ग्रामीण राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं, तो गांव की राजनीति से अचानक इस कविता की तरफ आने का कैसे क्या हुआ? हाँ, मैं गांव की राजनीति में जरूर सक्रिय रहा और अपने गांव का मैं बीडीसी सदस्य भी रहा हूँ। और शायद इसीलिए आपने महसूस किया होगा मेरे गीतों में माटी से ही जुड़ी तमाम बातें हैं। मेरा मन, मेरी आत्मा गांव में ही बसती है जी। अब गांव की बात आ गई है तो गांव की एक रचना आपकी लिखी हुई, एक गीत आपका लिखा हुआ मुझे याद आ रहा है, कमली चली गई। बहुत प्रसिद्ध गीत रहा है आपका ये कमली चली गई। तो गांव की बात जब चल ही रही है तो क्यों ना हम आपसे वो गीत सुन लें, कमली चली गई, फिर हम बात करें आपसे ये आपकी गांव के प्रति संवेदनाओं की, आपके गीतों की संवेदनाओं की। जी बिल्कुल। देख गांव का भ्रष्ट आचरण, कमली चली गई। क्या बात है। हंसती गाती रही हमेशा, अक्सर ही इतराती थी। संग सुमन के रही खेलती, मन ही मन हर्षाती थी। क्या बात। और उस उपवन के माली से ही मछली कली गई। देख गांव का भ्रष्ट आचरण, कमली चली गई। क्या कहने है। और अगला अंतरा देखिएगा कि माथ पकड़कर झिनकन रोता, रोती बहुत कटोरी है। हाय विधाता क्या कर डाला, किसकी सीना जोरी है। बड़की छोटकी बची भाग से, मझली छली गई। देख गांव का भ्रष्ट आचरण, कमली चली गई। क्या बात है। मुखिया जी सब जान रहे थे किसने असमत लूटी थी, और बिचारी क्यों कर आखिर अंदर से वह टूटी थी। देसी दारू थी पहले ही, मछली तली गई। देख गांव का भ्रष्ट आचरण, कमली चली गई। क्या बात है। और गीत का अंतिम अंतरा देखिएगा कि थोड़ा सा वह हिम्मत करती और बजाती जो डंका, रावण तो मरता ही मरता, खूब जलाती वह लंका। क्या कहने। कैसे कह दूं ठीक किया और पगली भली गई। देख गांव का भ्रष्ट आचरण, कमली चली गई। क्या बात है। देख गांव का भ्रष्ट आचरण, कमली चली गई। क्या बात है धीरज जी, कितना सुंदर गीत आपने लिखा है। गांव की कुछ स्थितियों को इसमें आपने दर्शाया है, लेकिन हमारा प्रश्न आपसे सीधा सीधा ये रहेगा कि ये कमली, झिनकन, कटोरी और छुटकी, मंझली, ये सब जो मुखिया जी, ये सब जो आपने प्रतीक या यहाँ पर जो आपने पात्र इसमें प्रयोग किए गए हैं, इनका क्या वास्तविक जीवन से भी कोई संबंध है? आपके जीवन से या आपके आसपास किसी व्यक्ति के जीवन से या समाज के किसी वर्ग से? जी बिल्कुल, रचनाएं हमारे अगल बगल से ही निकलती हैं, प्रेरित होती हैं जी। और कहीं न कहीं रचनाओं का संबंध वास्तविकता से जरूर होता है। और खासकर मेरे गीतों में तो अक्सर वास्तविकताओं से ही हो रहा। हाँ, नाम जरूर बदल लिए गए हैं स्थितियों को देखते हुए, लेकिन सत्य से कहीं न कहीं तो रचनाएं प्रेरित ही होती हैं। जी, तो कोई प्रसंग आप बताना चाहेंगे जिस प्रसंग के चलते आपको ये गीत लिखना पड़ गया? कोई घटना? हाँ, अपने ही आसपास के गांव में ऐसी कुछ घटनाएं देखने को मिली थी, जिससे मन में मेरे अंदर बैठा गीतकार इस पीड़ा को जो हो उठा सका गीत के माध्यम से। जी, बहुत सुंदर। आपने जो कहा जाए तो सामाजिक विषयों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है, स्वर दिया है, तो निश्चित रूप से बड़ा ही सुंदर गीत हमें सुनने को मिला आपसे। मेरा प्रश्न गीत से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप मूल रूप से गीतकार हैं। तो गीतों की प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? आखिर कैसे आप एक गांव की राजनीति में हिस्सा लेने वाला व्यक्ति, आपने शायद कहीं नौकरी भी की, किसी विभाग में आप कुछ कार्य आपने कुछ समय तक किया है, तो मैं जानना चाहूंगा कहाँ आप, मतलब व्यवसाय के लिए या अपनी जीविका चलाने के लिए आप कहाँ से जुड़े? जी, मैं पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि असल में राहुल जी, हमारे घर में बचपन से ही मुझे साहित्यिक माहौल देखने सुनने को मिला। पिताजी हमारे साहित्य के बड़े प्रेमी थे
और हमारे घर में मुंशी प्रेमचंद जी, टॉलस्टॉय, शेक्सपियर, इन सब की किताबें पिताजी अक्सर पढ़ने के लिए लाया करते थे। हमारी बहनें भी साहित्यिक उपन्यास और ये सब पढ़ती थी, तो मेरा भी इंटरेस्ट जगा। इसलिए मैं शुरुआत में मैं गद्य लेखन की ओर उन्मुख हुआ। मेरी कई कहानियां दिल्ली प्रेस से भी प्रकाशित हुई। हाँ, गीत में तो बाद में आया मैं विधा में। अच्छा, आपने दूसरी बात पूछी नौकरी वाली। तो मॉडर्न फूड इंडिया लिमिटेड में मैं करीब 2.5 साल तक मैंने सर्विस किया। हाँ, लेकिन परिस्थितियों बस या ये कहिए कि मन नहीं लग रहा था मेरा। मतलब मन नहीं लग रहा था, इसका अभिप्राय ये है कि एक कवि मन बहुत उद्विग्न था, बहुत चिंतित था, या कहें तो उसका मन उन स्थितियों में अपने आप को ढाल नहीं पा रहा था, ऐसा कुछ? हाँ, उस नौकरी से असल में कुछ पीछे छूटा जा रहा था जो है, और मुझे लगता है कि शायद यही सब गीत थे जो है ये छूट रहे थे। अगर मैं नौकरी में होता तो शायद मैं कुछ न लिख पाता। क्या बात है। तो निश्चित रूप से इससे आपकी एक स्वाभिमानी छवि का भी हमें परिचय मिलता है। तो अच्छा लगता है एक गीतकार जो कि समाज की पीड़ा गाना चाहता है, समाज की पीड़ाओं से जुड़ना चाहता है, लोगों को जोड़ना चाहता है, वो अपनी एक नौकरी को भी, जो कि उसकी जीविका का एक साधन था, उसको भी ठोकर मार देता है समाज के लिए, लोगों के लिए। तो कहीं न कहीं एक आदर्श जरूर आप स्थापित करेंगे और कर रहे हैं। कई सारे युवा रचनाकार आपसे सीख रहे हैं। क्या देखते हैं आपकी नजर में जो गीतों का भविष्य है वो किस दृष्टि से आप देख रहे हैं, कैसा जा रहा है, कैसा होगा हमारे देश में गीतों का भविष्य? मुझे लगता है कि जैसा मैं देख रहा हूं कि गीतों का भविष्य बहुत उज्जवल है, और वर्तमान में ढेर सारे युवा रचनाकार, युवा गीतकार बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जिनमें ढेर सारे नाम मैं ले सकता हूँ। ज्ञान प्रकाश आकुल हैं, और विशाल समर्पित हैं, शुभम श्रीवास्तव ओम हैं, अवनीश त्रिपाठी जी हैं, ढेर सारे रचनाकार हैं मेरी नज़र में। चित्रांश बाघमरे जी हैं जो बहुत कुछ लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और निजी पीड़ा के बजाय तमाम सामाजिक विसंगतियों को अपने गीतों के माध्यम से वो उजागर कर रहे हैं। गीतों का भविष्य निसंकोच बहुत ही उज्जवल है। जी हाँ, तो गीतों का भविष्य उज्जवल है। तो हम भविष्य से थोड़ा सा हट करके भूत की तरफ चलते हैं, और हम लोगों का आपके जीवन से परिचय करा रहे हैं, आपकी रचनाओं से परिचय करा रहे हैं, साथ ही लोगों का मनोरंजन भी हम करते जाएं। तो हम चाहेंगे, आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, तो कोई फिल्मी गीत जो आपको सबसे पसंद हो। आज हम आपकी पसंद का फिल्मी गीत सुनाना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को। तो कोई भी जो आपको सबसे पसंद हो उस गीत को बताइए, हम वही गीत सुनाएंगे हमारे श्रोताओं। रहे न रहे हम महका करेंगे। क्या बात है, रहे न रहे हम महका करेंगे, बहुत ही सुंदर गीत है। तो श्रोताओं, हम आपको सुनाते हैं धीरज श्रीवास्तव जी का ये पसंदीदा गीत, रहे न रहे हम महका करेंगे। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा गावे वफा में, रहे न रहे हम। रहे न रहे
दिल की जमीन है याद हमको, इसी सरजमीन पे हम तो रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। गीतों गजलों से सजेगी महफिल, कहानी किस्से होंगे स्मृतियों का आधार, लेकर आएंगे साहित्य के फनकार। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, शब्दों की खेल, शब्दों की संस्कृति, शब्दों की अदा, शब्दों की फिजा, या कहें शब्दों की बहार, लेकर आएंगे साहित्य के फनकार। साहित्योत्सव होगा धुआंधार। सुनते रहिए साहित्य के हर रंग से सजा कार्यक्रम साहित्य के रंग, शाम 4 बजे रेडियो जंक्शन पर। Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah! रहे न रहे हम महका करेंगे। क्या प्यारा गीत आपने चुना है धीरज जी, आपकी पसंद को भी दाद देनी पड़ेगी। तो हम धीरज श्रीवास्तव जी के साथ हैं, जो कि गीतों के राजकुमार हैं, देश के एक जाने माने प्रसिद्ध गीतकारों में आपका नाम आता है। तो धीरज जी, हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। गीत हमने आपसे सुना सामाजिक चेतना का गीत, सामाजिक मुद्दों का गीत, लेकिन हमने आपके कई गीत ऐसे पढ़े हैं जो कि प्रेम विषय पर आधारित हैं, और प्रेम विषय पर शायद आप का पसंदीदा विषय रहा है प्रेम। क्या ऐसा है कुछ? प्रेम विषय ही ऐसा है कि वो सभी को पसंद आएगा, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। जी, तो अब बात प्रेम की हो गई है, प्रेम गीतों की हो गई है, तो इससे पहले हम उस पर कुछ बात करें तो कोई प्रेम गीत हो जाए आपका। जी बिल्कुल। जी, तो कौन सा सुना रहे हैं आप अपना गीत? चलिए, एक गीत है, सुना देता हूँ। ये उदासी प्राण लेकर जा रही, हो सके तो तुम चली आओ प्रिय। क्या बात है। भावनाएं राधिका सी हो गई हैं बावरी, कृष्ण गोरे हो गए हैं गोपियां सब सांवरी, और घोलती थी मधु कभी जो कान में, बांसुरी वह तान लेकर जा रही, हो सके तो तुम चली आओ प्रिय। वाह। सोच के हर दायरे में उलझनों के तार हैं, घोंटने को जो गला अब हर घड़ी तैयार हैं, मैं विकल हूँ और दुनिया मस्त है। क्या बात है। मैं विकल हूँ और दुनिया मस्त है, कामना सम्मान लेकर जा रही, क्या बात है। हो सके तो तुम चली आओ प्रिय। वाह। पूछते कुछ लोग मुझसे क्या बताऊं मैं भला, दिन दहाड़े आज उसने और कब तुमने छला, और भी कहनी थी तुमसे अनकही, क्या बात। सांस पर संज्ञान लेकर जा रही,
हो सके तो तुम चली जाओ प्रिय, हो सके तो तुम चली आओ प्रिय। क्या बात है, हो सके तो तुम चली आओ प्रिय, ये उदासी प्राण लेकर जा रही। अद्भुत गीत है, अद्भुत गीत है धीरज जी। प्रेम विषय निश्चित रूप से ऐसा है जिस पर हर कोई लिखना चाहता है और बहुत कुछ लिखा भी जाता है, लेकिन ये प्रेम जो है ये आपका पसंदीदा विषय बना क्यों? वो तो बात अलग हो गई, सबका पसंदीदा विषय होता है, लेकिन आपका पसंदीदा विषय क्यों बना? क्योंकि आपकी ज्यादातर रचनाएं प्रेम पर आधारित हैं, तो कोई विशेष घटना? प्रेम चीज ही ऐसी है कि सबके जीवन में घटती रहती है। मतलब आप स्वीकार करते हैं कि आपके जीवन में भी प्रेम जुड़ा रहा है। तो चलिए, हमारे श्रोताओं को आपके जीवन की एक अनकही बात पता चली तो अच्छा लगा। कैसे देखते हैं आप जो प्रेम गीत हैं और जो सामाजिक विषयों पर आधारित गीत हैं, उनमें क्या विभेद देखते हैं? आपको पसंद क्या है? सबसे ज्यादा लिखना किस विषय पर पसंद है? मुझे सामाजिक विसंगतियों पर ही लिखना अच्छा लगता है, खासकर जो गीत हमारे इर्द गिर्द हों, हमारे गांव की गलियों में हों, जिनमें माटी की महक आती हो, जिनमें हमारा गांव मौजूद हो, हमारे गांव के लोग मौजूद हों, पात्र मौजूद हो, वैसे ही गीत मुझे पसंद है, लिखना भी, सुनना भी, पढ़ना भी। क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारी माटी की महक, हमारे गांव की सुगंध गीतों में आए, ऐसा प्रयास रहता है आपका। तो धीरज जी, एक नई परंपरा चल पड़ी है आज, जैसे कि कविता का रंग बदलता जा रहा है, कविता की नई नई विधाएं चल पड़ी हैं, वैसे ही गीत भी अब नवगीत में बदलता चला जा रहा है। तो क्या देखते हैं ये गीत और नवगीत का में कैसे आप विभेद करते हैं? क्या समझ आता है आपको? नवगीत क्या है और गीत क्या है? नवगीत सामाजिक विसंगतियों को उभारता है और समय के साथ तमाम सामाजिक मुद्दे हैं, शोषित वर्ग की समस्याओं को लेकर नवगीत कहा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और यह परिवर्तन होना चाहिए था और हुआ भी, हो भी रहा है। नवगीत की जरूरत थी। तो गीत और नवगीत को आप अलग देखते हैं या एक ही देखते हैं? मैं तो एक ही देखता हूं, लेकिन जब हम आज के परिवेश में, आज के समाज को देखते हुए हम निजी विषय को किनारे रखकर थोड़ा हम जब समाज की पीड़ाओं की बात करते हैं, समाज की संवेदना को उभारते हैं और नए बिंबों, नए प्रतीकों के साथ, तो वह नवगीत होता है। और गीत को नवगीत में बदलना चाहिए था, बदल रहा है और समय के साथ अब सामाजिक मुद्दों की ओर ज्यादा गीतकारों का ध्यान है, होना भी चाहिए था। मतलब आप, जैसा कि गजल के साथ कहा जाता है, गजल पहले केवल प्रेमिका, प्रेमी और सौंदर्य पर ही आधारित होकर रह गई थी, लेकिन आज गजल ने एक नया रूप ले लिया है। आज उसमें भी सामाजिक विसंगतियों की बात की जाती है, समाज के मुद्दे उठाए जाते हैं। वैसे ही आपका कहना है कि जो गीत है, वो जो नवगीत है, वास्तव में गीत का एक व्यापक रूप है, व्यापक स्वरूप बनकर के नवगीत आया है। मतलब मानवीय जो हमारी व्यक्तिगत संवेदनाएं हैं, कोमल संवेदनाएं हैं, उनसे निकल करके गीतों ने समाज की बुराइयों, समाज की विसंगतियों और समाज में घटित होने वाले विभिन्न मुद्दों को अपना कार्यक्षेत्र बना लिया है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कोई नवगीतकार जो कि आपको पसंद हो वर्तमान समय में, जिनका नाम आप लेना चाहें, जो कि नवगीत में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनमें से किनका नाम आप लेना चाहेंगे? राहुल शिवाय जी हैं और गरिमा सक्सेना जी हैं, अवनीश त्रिपाठी जी हैं, चित्रांश वाघमरे जी हैं, शुभम श्रीवास्तव, ओम है, ढेर सारे नए नवगीतकार हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो धीरज जी, आपने कोई पत्रिका भी शायद निकाली थी, आप किसी साहित्यिक संस्था के संस्थापक भी रहे हैं? जी जी, मेरी संस्था का नाम साहित्य प्रोत्साहन संस्थान है और इस पत्रिका के माध्यम से, मतलब इस संस्था के माध्यम से मैंने साहित्य रागिनी नामक एक पत्रिका की, वेब पत्रिका की शुरुआत की थी, जिसके संपादक केपी अनमोल जी थे राजस्थान के और प्रीति अज्ञात जी अहमदाबाद से थी। उन्होंने संपादन इसका कुछ सालों तक किया। फिर बाद में कुछ कारणों से जो है पत्रिका बंद करनी पड़ी और उसी बीच में कई संकलन निकाले गए, मीठी सी तलखियां नाम से। लेकिन इस समय तो अब कार्यक्रमों पर ध्यान है, कई कार्यक्रम हमारी संस्था ने कराए हैं, नवांकुरों को मंच मुहैया कराया है। हाँ, जितना संस्था के माध्यम से, जितना मेरा निजी या मेरी संस्था का जो सामर्थ्य है, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, करेंगे आगे भी।
साहित्यिक संस्था के संस्थापक हैं और उसके माध्यम से कई युवाओं को, कई रचनाकारों को आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो धीरज जी, हम बात करते रहें, आपकी रचनाओं से रूबरू होते रहें। इस बीच कोई गीत भी हो जाए, फिल्मी गीत जो आपको पसंद हो, एक और कोई आपका पसंदीदा गीत? जी हाँ, मुझे सीमा फिल्म का एक गीत बहुत पसंद है, तू प्यार का सागर है। क्या बात है, आपके चयन भी बड़े लाजवाब हैं धीरज जी। तो धीरज जी की पसंद का ये फिल्मी गीत तू प्यार का सागर है, फिल्म सीमा से, आइए सुनते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। गीतों गजलों से सजेगी महफिल, कहानी किस्से होंगे स्मृतियों का आधार, लेकर आएंगे साहित्य के फनकार। फिर छिड़ी रात बात फूलों की,
शब्दों की खेल, शब्दों की संस्कृति, शब्दों की अदा, शब्दों की फिजा, या कहें शब्दों की बहार लेकर आएंगे साहित्य के फनकार। साहित्योत्सव होगा धुआंधार। सुनते रहिए साहित्य के हर रंग से सजा कार्यक्रम साहित्य के रंग, शाम 4 बजे रेडियो जंक्शन पर। Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. भाई वाह धीरज जी, क्या गीत चुना है आपने। तू प्यार का सागर है, आनंद आ गया। मैं तो अब भी उसी में खोया हुआ हूँ कि वो गीत बजता रहे और मैं बस सुनता रहूं सुनता रहूं सुनता रहूं। लेकिन कार्यक्रम है, कार्यक्रम की कुछ मर्यादाएं हैं, कार्यक्रम की एक समय सीमा है, उसमें हमें सभी कुछ करना है। तो हमारी व्यवस्था है। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो धीरज जी, हमने आपके पसंदीदा गीत सुने, आपकी गीतों के बारे में बात हो गई। हमें जहां तक याद आ रहा है आपने कुछ गजलें भी लिखी हैं, गजलों में भी आपने काम किया है। जी हाँ, 2-4 गजलें लिखी हैं मैंने। 2-4 लिखी हैं, तो 2-4 में से कोई एक सुना दीजिए फिर। जी बिल्कुल, सुनिएगा जी। शाम बेशक दिल जलाती पर सुहानी लिख गया, बेवफा के प्यार को मैं जिंदगानी लिख गया। क्या कहने। और शेर सुनिएगा। कौन बैठा हंस रहा था मोगरे के फूल पर, कौन बैठा हंस रहा था मोगरे के फूल पर, नाम जिसके नींद अपनी और जवानी लिख गया। क्या कहने। बेवफा के प्यार को मैं जिंदगानी लिख गया। और सुनिएगा। ख्वाहिशों ने सांस उनकी जब कभी महसूस की, ख्वाहिशों ने सांस उनकी जब कभी महसूस की, छोड़कर मैं गुल सभी बस रात रानी लिख गया। क्या कहने। बेवफा के प्यार को मैं जिंदगानी लिख गया। और ये मेरा पसंदीदा शेर है, सुनिएगा। कल लुटाए थे जो हमने चांदनी की याद में, कल लुटाए थे जो हमने चांदनी की याद में, अश्क के उन मोतियों को वक्त पानी लिख गया। क्या कहने। क्या अश्क के उन मोतियों को वक्त पानी लिख गया। बेवफा के प्यार को मैं जिंदगानी लिख गया। क्या बात। और आगे देखिएगा कि ले गया तो क्या हुआ एहसास मीठे छीन कर, ले गया तो क्या हुआ एहसास मीठे छीन कर, दर्द की लेकिन मेरे दिल पे निशानी लिख गया। क्या कहने। क्या रूहानियत है। और अंतिम शेर सुनिएगा जी। क्यों किया था दिल लगी अंजाम पर अफसोस है, क्यों किया था दिल लगी अंजाम पर अफसोस है, झूठ सारी बात थी पर मैं कहानी लिख गया। बेवफा के प्यार को मैं जिंदगानी लिख गया। बेवफा के प्यार को मैं जिंदगानी लिख गया। क्या बात है। बेवफा के प्यार को मैं जिंदगानी लिख गया। क्या कहने। बड़ी ही रूहानियत भरा हुआ एक एक शेर आपने सुनाया, हमें आनंद आ गया। जितने सुंदर गीत लिखते हैं आप, जितने सुंदर मुक्तक लिखते हैं, उतनी ही गहरी और सुंदर गजलें भी लिखते हैं। धीरज जी, आपसे बात करते करते वक्त का कुछ पता नहीं चल रहा है और बड़ा ही आनंद आ रहा है। बड़ा ही मेरा तो मन कर रहा है बस मैं आपसे बात करते जाऊं, लेकिन वक्त की कुछ सीमाएं हैं। तो एक अंतिम प्रश्न के साथ मैं आपके साथ हूं। एक हमारे जो युवा गीतकार हैं, जो युवा रचनाकार हैं, उनके लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे। वो कैसे अच्छे गीत लिख सकते हैं, या अगर शुरू करना चाहते हैं गीत लिखना तो क्या बुनियादी बातें आप उन्हें बताना चाहेंगे, या कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो गीत लिखने के लिए जरूरी होती हैं किसी भी गीतकार के लिए। अच्छा गीत लिखने के लिए सबसे पहले अच्छा मन होना चाहिए। आप एक अच्छे व्यक्ति हों, आपका आचरण अच्छा हो, तभी आप दूसरे की संवेदना महसूस कर पाएंगे। और अपने मन की संवेदना को मरने ना दीजिए और लिखते रहिए, लिखते रहिए और लिखते रहिए।
जी, तो गीतों में लिखते रहिए वो तो ठीक है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि रचनाकार बस मन की भावनाओं को ही आधार बना लेता है और कहता है मैं तो मन के भाव लिखता हूँ। तो क्या मन के भाव खाली कागज पर उकेर देने से ही काम चल जाता है? शिल्प का कोई महत्व नहीं है? नहीं, शिल्प का विशेष महत्व है। और अगर कहीं भी जीवन में हमारे या कहीं भी जहाँ अनुशासन नहीं है वहाँ चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो गीतों में भी अनुशासन आवश्यक है, यानी शिल्प बहुत जरूरी चीज है। और यदि आपका शिल्प, सब कुछ पूरी दुनिया ये लय पर टिकी हुई है, यदि लय नहीं होगी, अनुशासन नहीं होगा तो फिर हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे, पथ से हम विमुख हो जाएंगे। इसलिए शिल्प का सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है। आप अपने आसपास के लोगों से, जो आपसे अच्छा जानते हों, जो आपसे बेहतर जानते हों, उनसे आप मार्गदर्शन लीजिए, लिखिए। अच्छा, तो शिल्प की दृष्टि से छंदों का क्या महत्व आप पाते हैं? आपने लय की बात की, आपने अनुशासन की बात की। क्या छंद ही उस अनुशासन के आधार हैं, लय के आधार हैं, या कुछ और? जी बिल्कुल, छंद लय का आधार है और बहुत ही आवश्यक चीज है। छंदबद्ध कविता के बिना फिर छंदबद्धता अगर आपकी कविताओं में नहीं है, फिर वो कविता नहीं रह जाती है। हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ भी कि ये कविता है, लेकिन बिना अनुशासन के, बिना लय के कविता कविता नहीं लगती, मुझे तो नहीं लगती। जी हाँ, तो आपने छंदों की बात की, आपने अनुशासन की बात की। तो धीरज जी, जब हम छंदों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि मात्राएं गिनना और ये करना वो करना बड़ा कठिन कार्य होगा। तो मात्राएं क्या गिनते हैं आप लिखते समय? नहीं, गिनने की जरूरत नहीं होती। यदि आप लय अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, साध लेंगे, गुनगुना के गा के लिखेंगे, तो एक बढ़िया सा आपका गीत तैयार होगा। बाद में आप उसको जांच पर रख लीजिए, कसौटी पर कि छंदों पर खरे उतर रहे हैं। जहाँ छोटी मोटी त्रुटियां रह जाती हैं उन्हें बाद में आप सुधार सकते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय आपका ये है कि अगर लय सही है तो छंद कोई न कोई होगा ही, छंद सदा ही होगा। तो क्या हर लाइन में अलग अलग छंद रखने पड़ते हैं? मतलब हर लाइन में लय बदलनी पड़ती है? ये गीतकार पर, लिखने वालों पर निर्भर है। एक गीत में एक से अधिक छंदों का प्रयोग किया जा सकता है करने वाले। नहीं, एक से अधिक का मतलब क्या है आपका? एक से अधिक क्या मतलब हर अंतरे में हम अलग अलग छंदों का प्रयोग करें? नहीं, बुनावट एक जैसी होनी चाहिए। और मुखड़े में कुछ है, पूरक पंक्ति में, मुखड़े पूरक पंक्ति में कुछ है, अंतरों को आप दूसरे छंद में कर सकते हैं। जहाँ गाते समय, गुनगुनाते समय निरंतरता आवश्यक है। अगर आपने एक साथ ढेर सारे छंदों का प्रयोग एक गीत में कर दिया है, लेकिन अगर आप गीत पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, उसमें निरंतरता बाधित हो रही है, तो इसका मतलब कहीं कोई गड़बड़ी है। आप उसको देख सकते हैं, बाद में जान सकते हैं, परख सकते हैं। मतलब छंद अगर हम बदलना चाहते हैं या लय बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुखड़ों में और पूरक पंक्तियों में एक लय रखनी पड़ेगी और अंतरों में आप लय बदल सकते हैं, पूरक पंक्ति से पहले की जो पंक्तियां हैं उनमें। ठीक है, तो धीरज जी, एक गीत आपका बहुत प्रचलित था, हमारा मन जो है बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हम उस गीत से आपको दूर रखें, हमारे श्रोताओं को उस गीत से दूर रखें। कुर्ते में अब नील, ये बहुत प्रसिद्ध गीत रहा आपका, पूरे देश में इस गीत को सुना गया, इसकी चर्चा रही। तो ये गीत आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए। जी बिल्कुल। रामपाल अब नहीं लगाता है कुर्ते में नील, उसकी खुशियाँ उसके सपने वक्त गया सब लील। क्या बात है। बिन पानी के मछली जैसे तड़प रहा वह आज, बिटिया अपनी ब्याहे कैसे और बचाए लाज। क्या कहने। संघर्षों में सूख चली है आंखों की भी झील, रामपाल अब नहीं लगाता है कुर्ते में नील। क्या बात है। शहर दिखाए ले जाकर जब 2000 हों पास, संगी साथी कौन दे रहा नहीं किसी से आस। ठोक रही बीमारी माँ की छाती में बस कील, क्या कहने। रामपाल अब नहीं लगाता है कुर्ते में नील। कर्म भाग्य का नहीं संतुलन बनी गरीबी गाज, देखे जो लाचारी इसकी ताक लगाए बाज। और व्यंग कसे मुस्काए अक्सर खांस खांस कर चील, क्या बात है। रामपाल अब नहीं लगाता है कुर्ते में नील। बहुत सुंदर। फिर भी हिम्मत क्यों हारे वो जीना है हर हाल, और पटरी पर ला देगा गाड़ी आते आते साल। रोज रोज आशाएं दौड़े जाने कितने मील, रामपाल अब नहीं लगाता है कुर्ते में नील।
क्या बात है, रामपाल अब नहीं लगाता है कुर्ते में नील। क्या सुंदर आपने अभिव्यक्ति दी है इस गीत में। और छंदों की भी बात हो रही थी, तो धीरज जी ये गीत शायद सार छंद पर आधारित है। जी जी जी, सार छंद, जी हाँ, जो बड़ा ही सुंदर छंद है। और धीरज जी, आपसे बात करते करते वक्त का कुछ पता नहीं चला और वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, हमारे श्रोताओं से विदा लेने का। तो चलते चलते एक गीत के साथ मैं हमारे श्रोताओं को छोड़े जा रहा हूं, और साथ ही इस वादे के साथ कि हम फिर से धीरज श्रीवास्तव जी को अपने स्टूडियो बुलाएंगे, धीरज श्रीवास्तव जी से और जानेंगे गीतों के विषय में, गीतों के शिल्प के विषय में, और बहुत सारी बातें करेंगे उनसे, उनके जीवन से संबंधित, देश के हिंदी साहित्य से संबंधित या गीतों से संबंधित। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। धन्यवाद रेडियो जंक्शन के अपने सभी श्रोताओं को धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुनिए ये प्यारा सा गीत, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो जंक्शन में। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। गम का
वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की रीत है, हार के बाद ही जीत है। गीतों गजलों से सजेगी महफिल, कहानी किससे होंगे स्मृतियों का आधार, लेकर आएंगे साहित्य के फनकार। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, शब्दों की खेल, शब्दों की संस्कृति, शब्दों की अदा, शब्दों की फिजा, या कहें शब्दों की बहार, लेकर आएंगे साहित्य के फनकार। साहित्योत्सव होगा धुआंधार। सुनते रहिए साहित्य के हर रंग से सजा कार्यक्रम साहित्य के रंग, शाम 4 बजे रेडियो जंक्शन पर। Radio Junction, no more tension. Radio Junction.